हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? हाँ, तो देखो हमारे साइंस के पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं और हमारा चैप्टर है तीसरा, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने पहले चैप्टर 2 पार्ट 2 पढ़ा था, उसके बाद पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 2 जो होता है वो 6 नंबर का है और पार्ट 1 4 नंबर का है। और ये जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी वाला पार्ट भी आपके पास कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो इसके अंदर से आपको 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का जो प्रश्न होता है वो आपको फॉर्म 4 नंबर का हो सकता है या फिर वो 2+2 हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बने आते हैं तो उसमें नंबर डले आएंगे कि 1 और 2 या फिर ए और बे, इस तरह से 2 क्वेश्चन बनकर आते हैं तो वो 2+2 हो जाते हैं बराबर 4। ठीक है ना? तो ये चैप्टर जो है आपका कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है ना? अब हम जेनेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक्स क्या होती है? देखो, जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का जब नाम आता है तो हमारे सीधम सट हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है? ग्रेगर मेंडल पर। किस पर जाता है? ग्रेगर मेंडल पर, क्योंकि आनुवंशिकी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जोहन ग्रेगर मेंडल। तो ये ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी को डिस्कवर किया था, खोज की थी। तो आनुवंशिकी होती क्या है? देखो, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें सजीवों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी सजीव इस प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं उनकी जो आनुवंशिकता का मतलब होता है कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है ना? तो हमारे जो लक्षण हैं, हमारे अंदर जो लक्षण हैं वो हमारी संतान के अंदर जाएं तो ये आनुवंशिकता होगी। तो आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन हो गया और वंशानुगति का अध्ययन हो गया और विभिन्नताओं का अध्ययन हो गया। विभिन्नताओं का मतलब कि हमारे अंदर जो लक्षण आज हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक नया लक्षण हमारी संतान के अंदर उत्पन्न हो गया हो। तो विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है? विभिन्नताओं का मतलब ये होता है कि जैसे माता पिता की आंखें काली हैं लेकिन बच्चे की आंखें फिर भी भूरी हो जाती हैं, कंजी आंखों वाला हो जाता है, तो वो क्या होती हैं? विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है ना? तो आनुवंशिक लक्षण तो माता पिता के उस बच्चे के अंदर पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ में क्या उत्पन्न हो गई हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई हैं। तो इस प्रकार का आनुवंशिक लक्षणों का और विभिन्नताओं का जो अध्ययन जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक्स जो शब्द है, जेनेटिक्स शब्द को देने वाला आदमी कौन था? वेटसन था। और इस जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जीन शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? जीन शब्द से हुई थी। और जीन क्या है? जीन की खोज करने वाला कौन था? जॉनसन नाम का वैज्ञानिक था। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में आनुवंशिकता। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है? तो हम परिभाषा लिखते हैं किसकी? आनुवंशिकता की। तो आनुवंशिकता की परिभाषा लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं
विभिन्नताओं का अध्ययन सजीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। समझ में आ रही बात? परिभाषा को ध्यान से देखो। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो, ये जो आनुवंशिकी है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आनुवंशिकी। अंग्रेजी में क्या बोला था इसको? बोलो, क्या बोला था? जेनेटिक्स। तो मैं यहाँ जेनेटिक्स लिख दूं? देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूं क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन, वैज्ञानिक का नाम क्या है? बैटसन। और यानी कब प्रयोग करे? 1905 में बैटसन ने किया। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने। कब किया था? 1905 में। और इस जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जीन शब्द से हुई है। ठीक है ना। उत्पत्ति ग्रीक भाषा को कौन सा शब्द? जीन शब्द। तो यहां लिख रहे हैं हम जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? जीन शब्द से हुई है। ठीक है। आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिकी शब्द को देने वाला आदमी और आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें आपको इस परिभाषा के अंदर डिटेल्स में आ गई हैं। देखो, जीन्स के बारे में मैंने बताया था ना। जीन क्या होते हैं? ये आनुवंशिक कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। और जीन्स डीएनए के बने होते हैं और ये गुणसूत्रों के ऊपर रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। और गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? केंद्रक में। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में। आपकी जो कोशिका है उसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में जीन्स व्यवस्थित होते हैं और जीन्स बने होते हैं डीएनए के। और जीन की खोज करने वाला जो आदमी था वो कौन था? जॉनसन। जीन को खोज करने वाला आदमी कौन था? जॉनसन। ठीक है ना। आगे आएगा, उस टाइम पर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आनुवंशिकी की परिभाषा आपने देखी है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी परिभाषा देखते हैं, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास दूसरा। पहली परिभाषा हो गई, ये दूसरी परिभाषा हो गई। तो देखते हैं बेटा, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। सजीवों में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उस समय युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों द्वारा ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। इन लक्षणों को ही क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। तो सजीवों में लैंगिक क्रिया के समय, लिखेंगे इसमें, सजीवों में लैंगिक क्रिया के समय किसका निर्माण होता है बताओ? युग्मकों का निर्माण होता है। सजीवों में लैंगिक क्रिया के समय युग्मकों द्वारा, किसके द्वारा? युग्मकों द्वारा
विभिन्न लक्षणों को, युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों को, विभिन्न लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका क्या होता है, संचरण होता रहता है, संचरण होता है रहता है। इनको ही क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण। इनको क्या बोलोगे आप लोग, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण क्या हो गए, सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों द्वारा जो लक्षण होते हैं, अनेक लक्षण होते हैं, विभिन्न लक्षण होते हैं सजीवों के, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करना होता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण को मैं अंग्रेजी में लिख दूँ या क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। आनुवंशिक लक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों, हेरिडिटी। तो देखो मैं उस शब्द को लिख देता हूँ, आनुवंशिक लक्षण और हेरिडिटी अंग्रेजी में लिख दिया, कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हेरिडिटी शब्द है, इस हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हेरिडिटी हिंदी में लिख रहा हूँ, हेरिडिटी, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। शब्द का प्रतिपादन किसने किया, स्पेंसर ने। ध्यान से देखो, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, स्पेंसर ने। ठीक है ना। मैं भले ही इसकी डेट लिख देता हूँ, 1863 में इसने हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, आनुवंशिक लक्षण। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, इसको हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे, पीछे नोट करेंगे। चलो कहते हैं, यही नोट कर लें हम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वंशानुगति किसे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वंशानुगति। कुछ टर्म्स हैं, इनको समझना जरूरी होता है। वंशानुगति या वंशागति भी लिख सकते हैं कई बार, वंशानुगति या वंशागति भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। अब वंशागति क्या होती है, एक लक्षण, जो लक्षण माता पिता से अपनी संतान में जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वही उसकी क्या कहलाती है, वंशानुगति कहलाती है। तो आनुवंशिक लक्षण माता पिता से कहाँ जाते हैं, संतानों के अंदर। जो आनुवंशिक लक्षण माता पिता से संतान के अंदर गए उनको ही क्या बोल रहे हैं हम, वंशानुगति बोलते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होना ही क्या कहलाएगा, वंशानुगति। तो यहाँ पे लिखेंगे आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होना ही वंशागति या वंशानुगति, कछु कह सकें, वंशागति कहलाता है।
अब देखो वंशागति को और क्या बोल सकते हैं आप, हेरिडिटी। वंशागति को हम क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन, अभी बताया था ना, स्पेंसर, वैज्ञानिक को नाम का है स्पेंसर, ठीक है ना। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने कब किया था, 1863 में किया। तो ये आनुवंशिकी जो आपका पाठ है, उस आनुवंशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, और इन महत्वपूर्ण शब्दों को हमें जानना अति आवश्यक है, जिससे हमको पता चले कि आगे हम जब भी बोलेंगे कि वंशानुगति हो गई, तो वंशानुगति का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, या आनुवंशिकता क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम कि सजीवों के अंदर जो विभिन्नताएं आती हैं उनका क्या कारण होता है। सजीवों में विभिन्नताओं का क्या कारण होता है, यानी कि आप लोग देखते हो जो भी प्राणी होता है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जैसे पक्षी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। तो सबके सब प्राणी खूबहूब अपनी जैसी प्रतिकृति की संतानें उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पैदा होने वाली संतानें हैं, इन संतानों के अंदर कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। इन संतानों के अंदर क्या आ जाती हैं, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। और विभिन्नताएं कैसी आ सकती हैं, जैसे देखो उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि जैसे माता और पिता के हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि संतान के हाथ में 6 उंगलियां आ जाती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं। माता पिता के बाल बिल्कुल साधारण हैं, लेकिन संतान के बाल कैसे हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। माता पिता की आंखें काली होती हैं, लेकिन संतान की आंखें भूरी हो गई। कई बार शरीर का रंग भी बदल जाता है, जैसे माता पिता गोरे रंग के होते हैं तो संतान का सांवला रंग हो जाता है, या सांवले रंग के माता पिता से गोरे रंग की संतान आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, संतानों के अंदर उत्पन्न होने विभिन्नताएं होती हैं। इन विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, ये विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं इन संतानों के अंदर। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। कक्षा 9 में आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा था, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। तो अर्धसूत्री प्रथम की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था थी, ध्यान कीजिए, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था थी, उस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं उनके अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है। गुणसूत्रों के अंदर किसकी क्रिया होती है, जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिसको हमने बोला था क्रॉसिंग ओवर। अब इस क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स होते हैं, वो गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स एक गुणसूत्र से टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाते हैं। और जब गुणसूत्र के जो क्रोमेट्स हैं, इन क्रोमेटिड्स के ऊपर जो जीन होते हैं वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब अगर इन जीनों का जो क्रम है वो अगर व्यवस्थित रूप से उसी तरह से बना रहता है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन, कोई भी विभिन्नता उस संतान के अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर के समय अगर गुणसूत्रों के क्रम में किसी भी प्रकार की अदला बदली हो गई, तो उस जगह पर जो पैदा होने वाली संतान है उसके अंदर 100% विभिन्नताएं आएंगी, ठीक है। तो इन विभिन्नताओं का आने का क्या कारण होता है,
लैंगिक जनन की जब प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का जब निर्माण होता है तो उसमें जो जीन विनिमय की क्रिया होती है, तो उस जीन विनिमय की प्रक्रिया के कारण जो जीनों का क्रम होता है वो बदल जाता है, और जीनों का क्रम बदल जाता है तो संतानों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि संतानों में विभिन्नताएं किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये नोट हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं हम विभिन्नताओं के बारे में कि विभिन्नताएं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। विभिन्नताओं के बारे में ये ध्यान रखेंगे 2-3 शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो जीन विनिमय क्या होता है और जीन विनिमय के दौरान क्या प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान करेंगे इस चीज़ को हम। ठीक है ना। और इसको ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई भी जीव के अंदर नए लक्षणों का समावेश हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संतानों के अंदर विभिन्नताएं किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ संतति में। संतति का मतलब संतान ही होता है। संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण। आपका प्रश्न बन सकता है कि संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है, या फिर कह सकते हैं कि संतानों में विभिन्नताएं क्यों आ जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। और उस क्वेश्चन का अब हम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। तो इसको ध्यान से लिखना है, ध्यान से चेक करना है। तो देखो, लैंगिक जनन के दौरान लिखेंगे, लैंगिक जनन के दौरान लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण जीन विनिमय, इसको क्या बोला था हमने, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य, एक ही जाति के जो सजीव होते हैं उनके मध्य परस्पर विभिन्नताएं आ जाती हैं। मध्य परस्पर विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है ना। ये छोटा सा कारण मैंने लिख दिया। अब देखो, दोबारा से ध्यान रखाता हूँ आपको, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की इस तरह से मैंने एक प्रोफेज फर्स्ट अवस्था बनाई थी। उस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में ये गुणसूत्र होते हैं, इस तरह से गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्रों के क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स। और ये जो क्रोमेटिड है इनके ऊपर ये रखे जीन। ठीक है, इसके ऊपर ये रखे जीन, इनको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिड। और बीच में जो पॉइंट लगा हुआ है जहाँ पे जुड़ रहा है गुणसूत्र आधो आधो, उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ठीक है ना, सेंट्रोमियर। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि ये गुणसूत्र का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से यह काट देंगे तो ये आधो इत को हो जाएगा, आधो इत को हो जाएगा। अब यहाँ पर जीन है और यहाँ पर ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर यहाँ पर जीन है। अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा जैसे मैं इसको गहरा कर देता हूँ,
ये वाला गुणसूत्र का यहाँ से टूटेगा और ये वाला गुणसूत्र यहाँ से टूटेगा। अब अगला जो गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, देखो ये पूरा गहरा कर लें इस गुणसूत्र को हम, जिससे हमको पहचान रहे। तो ये पूरा गहरा गुणसूत्र है, लेकिन ये वाला हिस्सा हम गहरा नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये वाला हिस्सा कहाँ से आ गया, इसका आ गया इसमें। और अब इस वाले गुणसूत्र को देखते हैं, इसमें ये वाला हिस्सा गहरा कर देते हैं। तो अब आपको पता चल रहा है ना कि कौन सा हिस्सा किसका टूटकर किसके ऊपर जुड़ गया, पता चल रहा है ना। तो या के जो गुणसूत्र, या के जो जीन है वे तो या गुणसूत्र में पहुंच गए, और या गुणसूत्र के जो जीन है वे या के अंदर आ गए। अब अगर गुणसूत्र का ये जो क्रोमेटिड है, इस पर जीनों का क्रम ये होता है ACTUG, इस तरह से होते हैं गुणसूत्र, ठीक है ना। अगर ये क्रम लगा हुआ है, अगर ये क्रम व्यवस्थित क्रम मान लें, और जैसे क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये क्रम बन गया इस तरह से, यानी कि जी पहले आ गो, यू पीछे चले गो। तो गुणसूत्र, ये जो जीन्स हैं इनका क्रम बदल गया। अब जीन्स इनको क्रम बदल गो तो इसके कारण जो संतान इन गुणसूत्रों से नई उत्पन्न होने वाली है, उस संतान के अंदर विभिन्नताएं जरूर पैदा होंगी। तो इसके कारण ये जो क्रॉसिंग, इसको क्या बोला आपने, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही, यानी कि जीन विनिमय के कारण ही संतानों के अंदर क्या उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपके कि विभिन्नताएं कैसे आई। ये 9वीं क्लास में आपको ये पढ़ाया था, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता की खोज करने वाला कौन था। आनुवंशिकी जो थी, आनुवंशिकी की जो पढ़ रहे हो आप, उसकी खोज करने वाला कौन था। उसका खोज करने वाला कौन थे, मेंडल। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर मैं जीवन परिचय की हेडिंग डालता हूँ, मेंडल का जीवन परिचय। ग्रेगर मेंडल का जीवन परिचय। जे ग्रेगर मेंडल कौन था, उसने किसकी खोज की और उसने किस तरह से खोज की, और उन्होंने क्या क्या दिया था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, और उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की, क्या इन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए सिस्टम अपनाया था, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखो, ग्रेगर, इसका पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, आनुवंशिकी के पिता, कोष्टक बंद करते हैं, कहा जाता है। अब बताओ मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के, ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन
गांव में हुआ। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। जगह का नाम ऑस्ट्रिया, देश तो आज कौन सा है? ऑस्ट्रिया, और प्रांत कौन सा है? एंजनडॉर्फ, और गांव का नाम सिलिसियन। ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1822 में जन्म हो गया और इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री, किसमें डिग्री प्राप्त की? दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ये 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, ऑस्ट्रिया का शहर क्या है? ब्रुन शहर की चर्च में क्या बन गए? पादरी। पादरी को मतलब पुजारी। दर्शन शास्त्र की डिग्री कब प्राप्त करी? 1842 में। शास्त्र की डिग्री प्राप्त करी इन्होंने 1842 में, और डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद ये क्या 43 में जो ऑस्ट्रिया का ब्रुन शहर था उसकी चर्च में पादरी बन गए। और उस चर्च में एक उद्यान था और उस उद्यान में इन्होंने मटर के पौधे बो दिए और मटर के पौधों पर इन्होंने अपने संकरण प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे लिखेंगे इस चर्च के उद्यान में, इस चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर का यहाँ पर मैं वैज्ञानिक नाम लिख दूँ, पाइसम सैटाइवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है उद्यान मटर का। उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर सात वर्ष तक, कितने वर्ष? 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए। मतलब 7 साल तक इन्होंने उसी चर्च में मटर के पेड़ पर संकरण प्रयोग किए और इन प्रयोगों से उनको कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। आगे लिखेंगे इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को जो संकरण प्रयोग थे ना उनसे उसको कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए थे। तो इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को इन्होंने सन 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक संस्था है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ से लेके ये संस्था का नाम है। देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है संस्था का नाम ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष
के समक्ष प्रस्तुत किए। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्षन से कछुक शोध पत्र तैयार रह गए और उन सभी शोध पत्रों को इन्होंने 1865 में ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब इस सोसाइटी ने क्या किया, इस सोसाइटी ने इन सभी शोध पत्रों को, इनका एक वार्षिकी अंक छपता है उसमें छाप दिया। इन शोध पत्रों को सोसाइटी ने अपनी वार्षिकी में इन शोध पत्रों को सोसाइटी ने अपनी वार्षिकी में, वार्षिकी का मतलब होता है कि साल भर में इनकी एक किताब निकली। प्रतिवर्ष ये संस्थाएं अपनी एक पुस्तक निकालती थी और उस पुस्तक में इन शोध पत्रों को छापा। अपनी वार्षिकी में किस नाम से छापा, पादपों पर संकरण प्रयोग, संकरण प्रयोग नाम से छापा। पादपों पर संकरण प्रयोग नाम से इन मेंडल के शोध पत्रों को सोसाइटी ने अपनी वार्षिकी में छाप दिया। ठीक है ना। अब इन शोध पत्रों के हिसाब से इन्होंने आनुवंशिकी के नियम बनाए। इन शोध पत्रों के हिसाब से मेंडल ने क्या किया, आनुवंशिकी के नियम बनाए, लेकिन इन नियमों को इस सोसाइटी ने स्वीकार नहीं किया। इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, परंतु दुर्भाग्यवश, मेंडल का दुर्भाग्य था ये, दुर्भाग्यवश मेंडल के प्रयोगों को या शोध पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया। इस संस्था ने इसके शोध पत्रों को स्वीकार नहीं किया। अब मेंडल के जब शोध पत्रों को स्वीकार नहीं किया तो इसके बाद 6 जनवरी 1884 को, अतः 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। यानी कि मेंडल को हमने ऊपर ही ऊपर लिख दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन यहाँ पर तो इसके शोध पत्रों को स्वीकार ही नहीं किया गया, तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे बन गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि मेंडल जो था उसने अपने जितने भी शोध पत्र प्रस्तुत किए इस ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने, उस सोसाइटी ने उन शोध पत्रों को पढ़ा। पढ़ने के बाद अपनी एक साल भर में किताब जो छपती थी उसके अंदर छापा, और छापने के बाद जो सोसाइटी निष्कर्ष पर पहुंची कि इन शोध पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जब शोध पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया तो अंत में लास्ट में 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो जाती है।
अब इसके 30-35 साल तक वो शोध पत्र ज्यों के त्यों पड़े रहे। फिर इसके 30 साल बाद 3 वैज्ञानिक अलग अलग देशों में इसी प्रकार के संकरण प्रयोग करने लगे जो मेंडल ने किए थे। अब 30 साल बाद जब ये 3 वैज्ञानिक अलग अलग देशों में ये संकरण प्रयोग कर रहे थे, तो संकरण प्रयोगों को करने के बाद उन्होंने जो अपने शोध पत्र तैयार किए, बिन शोध पत्र ने लेके वो उसी सोसाइटी के पास पहुँचे। जब उस सोसाइटी ने उन शोध पत्रों को पढ़ा तो सोसाइटी ने देखा कि जो शोध पत्र आज हमारे सामने इन 3 वैज्ञानिकों ने लाके रखे हैं, ये शोध पत्र तो आज से 30 वर्ष पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही हमको सौंप दिए थे और वही की वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उसके बाद फिर मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक माना गया था। इसलिए हमने सबसे पहली लाइन में लिखा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आगे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के इन नियमों को दोबारा से खोजा था। तो फिलहाल हम इसके जीवन परिचय की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ? इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ली। तुरंत 1843 में ऑस्ट्रिया देश का एक बुरन शहर है, बाकी चर्च में पहुंच गए और चर्च में जाके क्या बन गए, पादरी बन गए। और इस चर्च के अंदर एक बगीचा लगा हुआ था, उस बगीचे के अंदर इन्होंने उद्यान मटर को उगाया। उद्यान मटर का नाम मैंने वैज्ञानिक नाम लिखा है पाइसम सैटाइवम। और इस पौधे पर वो 7 साल तक लगातार संकरण प्रयोग करते रहे और जो संकरण प्रयोग उन्होंने किए उससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, उनसे जो शोध पत्र तैयार किए, उनको लेकर वो पहुंच गए वरुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने। और उस सोसाइटी ने उनके शोध पत्रों को अपनी वार्षिकी के अंक में पादपों पर संकरण प्रयोग के नाम से छाप दिया, लेकिन उन शोध पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया था और अंततः 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक इसको नोट करिए। मेंडल का जीवन परिचय हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, आनुवंशिकी के जो प्रयोग किए थे, उनके आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। मेंडल ने जो अपने आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, उसके आधार पर उसने अपने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। ठीक है ना। और 3 नियम उसके हम चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो नियमों का प्रतिपादन था, मेंडल के द्वारा जो नियमों का प्रतिपादन था, उसमें उसकी सफलता का कारण क्या रहा कि मेंडल ने उस टाइम पर बहुत कम सुविधाओं के द्वारा इतने अच्छे यानी कि इतने महत्वपूर्ण बायोलॉजी के 3 नियम दिए थे। ठीक है ना। तो उस समय उनकी सफलता का मुख्य कारण क्या माना गया था? तो हम बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारणों की। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मेंडल की सफलता के कारण। जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों की सफलता का मुख्य कारण क्या रहा था? मेंडल ने देखो कितने साल तक प्रयोग किए थे? 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। मटर के पौधे पर कितने वर्ष तक प्रयोग किए थे? 7 वर्ष तक। अब 7 वर्ष तक उसने जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में उसकी सफलता के जो कारण थे, उसका पहला कारण है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। यानी कि मेंडल ने 7 साल तक प्रयोग किए, उनमें मटर के पौधे पर 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था और 7 विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी का मतलब अलग अलग लक्षण थे मटर के पौधे के अंदर। अब 7 साल तक जब 7 लक्षणों पर अध्ययन किया, तो 1 साल में एक ही लक्षण पर अध्ययन करें, तो उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण पर अध्ययन किया था। तो उनकी पहली सफलता का कारण क्या था? मेंडल ने
मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऐसा नहीं किया उसने कि सभी लक्षणों का अध्ययन किया हो, उसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। लक्षण, चलो ये भी लिख देते हैं, वंशानुगति का अध्ययन किया था, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। पहला सफलता का कारण क्या हो गया, एक लक्षण की वंशानुगति कैसे है, ये वाई को अध्ययन करो। दूसरा, इन्होंने जो संकरण प्रयोग किए थे उसके सभी आंकड़ों को सावधानीपूर्वक संजो कर रखा था। दूसरा जो कारण था, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को, इसने जितने भी मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे उसके जितने भी आंकड़े बने थे सभी आंकड़ों को सावधानीपूर्वक, आंकड़ों का सावधानीपूर्वक, चलो इधर से लिख देते हैं, आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। जितने भी अपने संकरण प्रयोग किए सभी संकरण प्रयोगों का सांख्यिकीय विश्लेषण सावधानी से किया था। और तीसरा जो इसकी सफलता का कारण क्या था कि इन्होंने जो अपना प्रयोग करने के लिए पौधे का चुनाव किया था वो भी बड़ी सावधानी से किया था। इन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे का चुनाव सावधानीपूर्वक किया था। देखो एक एक स्टेप को ठीक से आप ध्यान से देख सकते हो। एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन करना, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, उस लक्षण से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उनको तुरंत लिखते जाना, सबका रिकॉर्ड रखना, सांख्यिकीय विश्लेषण करना, रिकॉर्ड रखने के बाद ये देखना कि किस स्टेप पर क्या परिवर्तन हुआ है उसकी तुरंत जांच करना। एक समय में एक लक्षण का अध्ययन हो गया, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड रखने के बाद उसकी सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद उसकी जांच करना कि कोई नई चीज़ तो नहीं उत्पन्न हुई है। और फिर सबसे अच्छी बात उसकी क्या रही कि प्रयोग करने के लिए जो उसने पौधे का चुनाव किया था मटर के का, वो बहुत ही उचित था। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे का जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, 3-4 महीने में इसका पूरा जीवन पूरा हो जाता है, और 1 वर्ष में वो कम से कम इसकी 3 पीढ़ियों का अध्ययन आराम से कर सकता है। समझ में आ रही बात? अगर वो मटर के पौधे की बजाय नीम या पीपल का पेड़ ले लेता प्रयोग करने के लिए तो उसको तो बहुत ही लंबा समय लग जाता। तो यहाँ पर उसने जो पौधे का चुनाव किया है वो बहुत बड़ी सावधानी से किया है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं मेंडल की सफलता के। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में सफल होना है तो उसे ऐसी ही 3 या 4 चीज़ें अपनानी चाहिए अपने जीवन में कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, तो निश्चय ही वो व्यक्ति सफल होता है। ठीक मेंडल ने भी ऐसा ही किया था। तो ये मेंडल की सफलता के 3 कारण आपके सामने मैंने नोट किए हैं। इसके बाद देखते हैं कि उसने जिस पौधे का चुनाव किया था, जिस पौधे का
चुनाव किया था उस पौधे का नाम क्या था? मटर का पौधा। और मटर का जो पौधे का चयन किया था उसने क्यों किया? अब अगर कारण याद दिया जाए कि उसने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया तो आप लोग क्या बताओगे? देखो, मटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? एक वर्षीय होता है, छोटा होता है, झाड़ी नुमा होता है, आराम से आदमी खड़ा होकर उसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकता है। मटर के पौधे के अंदर द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। कैसा पुष्प होता है? द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। उसमें स्वपरागण की क्रिया को आसानी से किया जा सकता है, परपरागण की क्रिया को किया जा सकता है। अगर एक फूल को हम किसी चीज़ से ढक दें तो आराम से उसके अंदर परागण की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया की जा सकती है। उसके अंदर विपुंसन की प्रक्रिया की जा सकती है। क्या की जा सकती है? विपुंसन की प्रक्रिया की जा सकती है। और मटर के अंदर, मटर का जो पौधा है उसके अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कितनी प्रकार की मटरें होती हैं आप लोगों को भी पता है। हरी मटर, पीली मटर, ठीक है, गोल मटर, पिचका मटर, फूल वाली, लाल फूल वाली, नीले फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली, तो कितनी सारी वैरायटीज़ हैं। इन सब के अंदर उसने इस मटर की इन सारी क्वालिटीज़ को स्टडी किया। इन सारी क्वालिटीज़ को स्टडी करने के बाद उसने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो क्या हो सकता है हमारा, कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। इस प्रश्न का जवाब आप नोट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अतः तब तक आप इस चैप्टर की जो पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पर दी गई है उसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, क्योंकि इन शब्दों के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन टर्म्स को, इनके अर्थ अगर हम समझ जाते हैं तो हमें इस चैप्टर को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। समझ में आ रही है बात? ओके, टिल देन, गुड बाय।